गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो है बाकी की रिमेनिंग क्वेश्चन करने जा रहे हैं मिसलेनियस के। ठीक है, तो 10th क्वेश्चन जो है आपको पैरेललोग्राम के टू एडजेसेंट साइड्स गिवन है। तो एरिया निकालने का तो मैंने बता ही दिया था आपको कि इसको वेक्टर ए ले लो, वेक्टर बी ले लो और हम इसको जो क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो वो आपका एरिया आएगा। ठीक है, मान लो कि वेक्टर ए वस्तु है ठीक है, ये वेक्टर ए और वेक्टर बी हो गया। तो हमारे को सबसे पहला तो इसके फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू इट्स डायगोनल। इसका डायगोनल के पैरेलल, डायगोनल कैसे निकाला जाता है? इनका जो एडिशन होगा, इनका रिजल्टेंट जो होगा, रिजल्टेंट से मतलब इन दोनों को ऐड करने पे जो है वो डायगोनल का वेक्टर हो जाएगा। तो डायगोनल वेक्टर सी इक्वल्स टू ए प्लस बी, इन दोनों को ऐड कर दो। आप दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा? 3i माइनस 6j एंड प्लस 2k, ये वेक्टर सी आएगा। ठीक है, इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है तो यहां आप लिख दोगे यूनिट वेक्टर, तो ये 3i माइनस 6j प्लस 2k अपॉन इसके मैग्नीट्यूड से इसको डिवाइड कर देते हैं हम यूनिट वेक्टर निकालने के लिए। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आपका 9 प्लस 36 प्लस 4, दैट इज आपका कितना हुआ? 7 हो गया। 49 का रूट 7, तो ये 3/7i माइनस 6/7j प्लस 2/7k, दिस इज द यूनिट वेक्टर ऑफ द रिजल्टेंट या डायगोनल। क्लियर? अब रहा हुआ इसका एरिया निकालने का, तो एरिया आप निकालोगे, इसका क्रॉस प्रोडक्ट आपको करना होगा। ठीक है ना, क्रॉस प्रोडक्ट वही आप जो है क्रॉस प्रोडक्ट करोगे डिटरमिनेंट से और उसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो वो आपका एरिया हो जाएगा पैरेललोग्राम का। क्लियर है? 11 क्वेश्चन जो इक्वली इंक्लाइंड है ये हमने पहले भी कर लिया, आप कर लोगे इसको। cos अल्फा cos बीटा cos गामा की वैल्यू है जो भी दे रखी है, इक्वल है, बस इक्वल है तो आपका इक्वली इंक्लाइंड है। ठीक है, आपको ज्यादा कुछ इसमें करने की जरूरत नहीं है। 12th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना आपको 12th को। तो 12th क्वेश्चन देखो यहाँ पे, ट्वेल्थ क्वेश्चन है ए बी सी, तीन वेक्टर आपको गिवन है और फाइंड ए वेक्टर डी विच इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड बी। तो ए और बी के परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर किसी भी, मैंने आपको स्टार्टिंग में लाइन लिखवाई थी कि जो क्रॉस प्रोडक्ट करने से ए क्रॉस बी करने से जो वेक्टर सी आता है वो वेक्टर सी ए के भी परपेंडिकुलर होता है और बी के भी परपेंडिकुलर होता है। ये कंसेप्ट अगर आपको नहीं लिखा हो तो लिख लेना ये। ठीक है ना, ये चीज आप लिख लेना कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करने पे जो आंसर आता है वो दोनों के परपेंडिकुलर होता है, ए के भी परपेंडिकुलर होता है, बी के भी परपेंडिकुलर होता है। तो दोनों के परपेंडिकुलर अगर वेक्टर कभी निकालना है तो हम क्या कैसे निकालते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट करने से। ठीक है, तो अब देखो पहले तो ए गिवन है आपको यहाँ पे, तो ये वेक्टर ए बी सी हो गया। क्लियर है? अब ए और बी के परपेंडिकुलर वेक्टर हमें फाइंड करना है, वेक्टर डी। तो वेक्टर डी देखो क्या हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड लिखो आप 1 4 2 3 -2 7। तो वेक्टर डी आएगा हमारे पास, करो इनका आई से किया हमने 24 8 माइनस प्लस 4 माइनस j 7 माइनस 6 प्लस k -2 -12। क्लियर है? अब देखो तो वेक्टर डी आया हमारे पास, यहां से ए ऐड करके 32i माइनस j और माइनस 14k। ठीक है, इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना हमारे को, तो इसने बोला है आपका इन दोनों के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ये एक्चुअली वैसे तो वेक्टर डी नहीं होगा क्योंकि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो आपका फिक्स नहीं है, बस वो परपेंडिकुलर है, डायरेक्शन मिल जाती है हमारे को। ठीक है ना,
ये फाइनल नहीं है कि वेक्टर यही होगा डी, तो इसके लिए मैं आपको इसके आगे लैम्डा को लगाना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि अब लैम्डा एक ऐसा नंबर हो गया, लैम्डा एक ऐसा नंबर हो गया जो इसके मैग्नीट्यूड को डिसाइड करेगा वेक्टर डी के, क्लियर। अब हमें लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है ना, क्योंकि अब दे रखा है हमारे को कि इसका सी और डी का आप इसको इस तरह से ले सकते हो, इसको मैं नया वेक्टर देता हूं वेक्टर ई, ठीक है, और ये आपका वेक्टर डी हो गया। अब इसका मैग्नीट्यूड जो आपका डिसाइड नहीं है, वेक्टर डी का मैग्नीट्यूड डिसाइड नहीं है, तो ये हमारे पास आया वेक्टर डी का जो है मैग्नीट्यूड डिसाइड नहीं है, लेकिन डायरेक्शन डिसाइड हो गई, ई से डायरेक्शन में होगा, क्लियर है ना, डायरेक्शन डिसाइड होगी, मैग्नीट्यूड डिसाइड नहीं हुआ। अब ये जो वेक्टर डी है, ये और सी का डॉट प्रोडक्ट गिवन है आपको 15, तो हम डॉट प्रोडक्ट कर लेते हैं इनका, वहां से आपको लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी, क्लियर है। तो देखो इनका डॉट प्रोडक्ट, तो इसको लैम्डा से मल्टीप्लाई करो, सिंस वेक्टर सी डॉट वेक्टर डी इक्वल्स टू, देखो कितना आ जाएगा लैम्डा, इधर तो आपको 15 गिवन है, इधर वैल्यू रखते हैं हम लैम्डा 32i माइनस जे माइनस 14k डॉट सी की वैल्यू कितनी है, सी आपका 2i माइनस जे प्लस 4k इक्वल्स टू 15, ठीक है। और लैम्डा की वैल्यू मिलती है हमारे पास 32 को 2 से मल्टीप्लाई करो 64 और माइनस का 1 माइनस का 1 प्लस का 1 14 into 4 56 equals to 15 and lambda equals to यहाँ से हो जाता है हमारे पास 15 अपॉन ये कितना बचा आपका 65 9 बचा, तो लैम्डा की वैल्यू है आपके पास 15 अपॉन 9, ठीक है। एक बार ये क्रॉस प्रोडक्ट जो है ये आपका जो है वो अच्छे से आप एक बार देख लेना इसको, ठीक है ना, एक बार इसको डेली कर लेते हैं। ठीक है, तो लैम्डा की वैल्यू मिल गई मेरे को, और तो लैम्डा की वैल्यू मैं कहां रखूंगा, यहां रखूंगा डी की, तो वेक्टर डी आ जाएगा मेरे पास, वेक्टर डी आपको फाइंड आउट करना है, तो वेक्टर डी आया देखो यहां पे, वेक्टर डी इक्वल्स टू 15 अपॉन 9 और दिस, ये आपका वेक्टर डी हो गया, क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 13, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर i j k with a unit vector along the sum of vector this and this is equals to 1, find the value of lambda। क्या बोल रहा है ये, बहुत सीधी सी बात है, आप खुद करोगे इसको। पहला वाला जो वेक्टर है वो a है, दूसरा वो सेकंड वाले को b दे देते हैं, थर्ड वाले को c दे देते हैं, वहां पे एक अननोन वैल्यू है लैम्डा, ठीक है। तो b और c का ऐड करके और उसका a के साथ में डॉट प्रोडक्ट करोगे, ठीक है ना, उसके साथ में डॉट प्रोडक्ट करोगे आप, तो वो आपको 1 आना चाहिए, उसको 1 के इक्वल कर लोगे और वहां से आंसर आपको लैम्डा का मिल जाएगा, क्लियर है, ये आप खुद करोगे। 14, इफ वेक्टर a b c आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड show that the vector a b c is equally inclined to vector a vector b vector c, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी के साथ इनका एंगल फाइंड करना है आपको, ठीक है। जबकि ये बोल रहा है कि ये आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने का मतलब क्या होगा कि ए डॉट बी की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 0, ठीक है, और ए डॉट सी की वैल्यू भी 0, बी डॉट सी की वैल्यू भी 0, क्लियर है। तो डॉट प्रोडक्ट जो होगा वो दोनों का आपका 0 होगा, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने का मतलब हो गया। तो देखो इसका 14 क्वेश्चन है आपका, ये बोल रहा है म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने का मतलब क्या हो गया, a डॉट b इक्वल्स टू 0, b डॉट c इक्वल्स टू भी आपका 0 और a डॉट c लिखो या c डॉट a लिखो वो भी आपका 0, परपेंडिकुलर होने का मतलब यही है, क्लियर। अब ये बोल रहा है कि ये प्रूव करो कि इक्वली इंक्लाइंड है, तो देखो इसका डॉट प्रोडक्ट किया मैंने पहले a के साथ में, ठीक है, तो क्या आता है हमारे पास a डॉट a
प्लस ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। तो ये दोनों पार्ट तो आपके जीरो है, ये हो गया मॉड ऑफ ए का स्क्वायर। क्लियर है? इक्वल मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड भी तीनों का इक्वल है, ठीक है। ये भी आपको गिवन है, यानी कि मॉड ऑफ ए इक्वल्स टू मॉड ऑफ बी इक्वल्स टू मॉड ऑफ सी, ये भी हमारे को गिवन में है। फिर इसी का हम सी के साथ में बी के साथ में करते हैं। देखो ए डॉट बी प्लस बी डॉट बी प्लस बी डॉट सी, ये दोनों तो आपके जीरो, जीरो प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस जीरो, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर। सेम ऐसे तरह सी के साथ कर लेंगे हम, ठीक है। तो देखो सी के साथ में तो ये हो गया हमारा जीरो प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर, ये आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर, ठीक है। तो तीनों के साथ अब क्योंकि ये इनके मैग्नीट्यूड इक्वल है, ये तीनों मैग्नीट्यूड इक्वल है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये इक्वली एंगल बना रहा है, तीनों का डॉट प्रोडक्ट जो है वो इक्वल आ रहा है। सिंस यहां लिखेंगे हम सिंस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर, तो क्या होगा कि a प्लस बी प्लस सी डॉट ए इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी डॉट बी इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी। डॉट प्रोडक्ट इक्वल आ रहा है तीनों के, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इक्वली इंक्लाइंड है, दैट इज इंप्लाइज दैट वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c इज इक्वली inclined with vector a comma vector b and vector c, ठीक है ना। ये अब आप इसको नोट कर लेना। 15th क्वेश्चन, प्रूव दैट a प्लस बी डॉट a प्लस बी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b if and only if a एंड बी जो आर परपेंडिकुलर, तो ए और बी परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो आप इसका ब्रैकेट खोलोगे, ब्रैकेट ओपन करोगे, तो जो ए डॉट बी है वो वाला पार्ट जो है आपका इसमें आएगा 2 इंटू ए डॉट बी। तो 2 इंटू ए डॉट बी जीरो कब होगा? अगर ए और बी नॉट इक्वल टू जीरो है, ये आपको गिवन है, ठीक है ना। आप इसको ओपन करोगे ब्रैकेट को, इसका क्या मतलब होता है बेटा? दिस ये होगा इसका मतलब जब इसको आप ओपन करोगे, क्लियर है। और क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज नॉट इक्वल ए कॉमा बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो जब ये जीरो नहीं है इसका मतलब ये जीरो है, और ये जीरो कब है? इट इज पॉसिबल when a is perpendicular to b, clear, then a vector a plus vector b vector a plus vector b equals to magnitude of a का स्क्वायर प्लस magnitude of b का स्क्वायर, क्लियर है। जब परपेंडिकुलर होंगे तभी ये पॉसिबल, तभी ये वाला पार्ट जीरो होगा और ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा, तो दिस प्लस दिस के इक्वल बच जाएगा वो वाला हिस्सा, ठीक है। तो अब आप देखो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन 16, इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स a एंड b देन a डॉट b इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ओनली एंड ओनली व्हेन a डॉट b की वैल्यू जो है वो 0 से ज्यादा होगी, जब इनका एंगल जो है बीच का जो एंगल है वो मतलब पॉजिटिव होगा। a डॉट b की वैल्यू पॉजिटिव कब आएगी? जब थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच में होगी, क्योंकि 90 से 180 के बीच में हमारा जो थीटा है cos थीटा वो 0 से पाई में वेरी कर रहा है,
लेकिन आपका जो है थीटा वो अगर आपका वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हुआ कि ए और दोनों के बीच में एंगल जो है 0 से पाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका 0 से पाई बाय 2 सॉरी 0 से पाई बाय 2 में cos थीटा पॉजिटिव होता है, पाई बाय 2 से पाई में तो नेगेटिव होगा, तो 0 से पाई बाय 2 ही इसका आंसर हो जाएगा। तो बी वाला ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नहीं, बी वाला आंसर नहीं होगा, क्योंकि बी वाले में नहीं, वैसे बी वाला ही आंसर होगा। इसी रेंज में ये जो है ग्रेटर देन इक्वल टू भी लिखा हुआ है, तो ठीक है, बी वाला आंसर सही हो जाएगा। 17 लेट ए एंड बी बी टू यूनिट वेक्टर्स एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम। ए और बी दो यूनिट वेक्टर हैं और उनके थीटा बीच का एंगल है, देन ए प्लस बी इज ए यूनिट वेक्टर इफ ए प्लस बी जो है वो यूनिट वेक्टर होगा। ये आपको 1 गिवन है, ठीक है, और इन दोनों का सम जो है ये भी यूनिट वेक्टर होगा, यानी इसका मैग्नीट्यूड भी 1 होगा। ऐसा कब पॉसिबल है? ऐसा कब पॉसिबल है? जब थीटा की वैल्यू क्या हो इसमें से बताओ। ए और बी जो है वो दोनों यूनिट वेक्टर्स हैं और इनके बीच में एंगल थीटा है, दोनों का सम भी जो है वो उसका आंसर भी जो है यूनिट वेक्टर है। तो ऐसा कब पॉसिबल होगा? जब उनके बीच में कौन सा एंगल होगा? देखो, अगर इसमें ऑप्शन है पाई बाय 4 अगर होगा तो ए और बी के बीच में अगर पाई बाय 4 की वैल्यू होगी, देखो ये एक वेक्टर है ए, ठीक है, हम ट्रायंगल लॉ से चलते हैं यहाँ पे, ट्रायंगल वाले लॉ से, और ये है वेक्टर बी, ठीक है। इसमें अगर एंगल 45 डिग्री होगा यहाँ पे, तो ये वाली लेंथ जो है वो क्या होगी? ज्यादा कम होगी, ये वाली लेंथ कम होगी, तो तीनों साइड कब इक्वल होती है? तीनों साइड का इक्वल जब इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, यानी कि 60 डिग्री हो, पाई बाय 3 इसका आंसर हो जाएगा बी वाला, ठीक है। एडिंग द वैल्यू ऑफ दिस इज, ये आप सॉल्व कर लेना इसको, ठीक है। और 19th क्वेश्चन है, इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन एनी टू वेक्टर्स ए एंड बी देन ए डॉट बी इक्वल्स टू ए क्रॉस बी। ए डॉट बी और ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इक्वल कब होगा? जब एंगल दोनों, इसमें cos थीटा आता है, इसमें sin थीटा आता है। sin थीटा और cos थीटा इक्वल कब होता है? 45 डिग्री पर, तो 45 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा पाई बाय 4। क्लियर है? तो बी वाला ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ आपका जो है आज चैप्टर हमारा फिनिश होता है और आगे जो है हम नया चैप्टर 11 चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो कल का मैं आपको ऑफ दे रहा हूँ, ठीक है, कल मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं करूंगा, तो आज आप यहाँ तक का वर्क कंप्लीट करके मुझे सेंड करोगे, ठीक है। थैंक यू।